हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका, आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे हमारी लीड एकेडमी पे स्वागत है। आज हम करेंगे ग्रेविटेशन और ये नए सेशन में हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। जहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत लगे, हमने कोशिश करी है कि जो भी आपके पास जो वर्ड्स हैं उन्हें हिंदी में भी बता सके, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आगे भी जो आपको क्वेरीज या फिर जो भी आपको लगे तो प्लीज़ बताना। क्रिटिसिज्म, प्रोडक्टिव जो भी आपको चीज़ें लगे वो मुझे बताना। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण जिसे हम कहते हैं उसका मतलब क्या है। ये जब आपके पास कोई भी दो मासेस हो, यानी कि ब्रह्मांड में पूरे में यूनिवर्स में कोई भी दो मासेस हो, दो द्रव्यमान हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उनके बीच की जो आकर्षण वाली फोर्स है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो बस आपके लिए ये ध्यान रखना है, जब भी आप ये ऐसी फोर्सेस की बात करोगे, देखो चार फंडामेंटल फोर्सेस मैंने आपको बताई थी। चार फंडामेंटल फोर्सेस में आपके पास थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें से जो वीकेस्ट थी, आई होप कि आपको याद हो, सबसे वीकेस्ट यानी कि सबसे कमजोर जो थी वो कौन सी होती है? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई पूछे कि कौन सी वीकेस्ट फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। या आपके पास कई बार किसी दो फोर्सेस में अगर आपके पास कंपैरिजन में पूछ लें तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, यानी कि आकर्षित करेगी या उसे दूर धकेलेगी, तो आकर्षित करेगी दो ऑब्जेक्ट्स में हमेशा, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में, मैं भी हूं ना, मैं भी, तो आपके पास अगर मैं भी किसी और ऑब्जेक्ट जो मेरे सामने पड़ा है उसमें भी हम दोनों में भी क्या लग रही होगी? ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि हम दोनों में क्या है? मासेस है ना, द्रव्यमान है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज। और देखो ध्यान रखना, ये जो अगर दो मासेस के बीच में फोर्सेस लग रही होती है, तो इन दोनों मासेस के बीच में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, फिर भी आपके पास ये फोर्स क्या रहेगी, उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दोनों पे लगने वाली फोर्स का सेम। अब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो बताओ मैग्नीट्यूड बताते कैसे हैं? ये हमें बताया था न्यूटन ने 1687 में। उन्होंने आपके पास ये लॉ दी थी जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसमें देखो इन्होंने क्या कहा था, सिंपल सी बात है। कहते हैं अगर दो मासेस आप कह रहे हो ना कि उन दोनों के बीच में आपके पास जो भी फोर्स अट्रैक्टिव होगी वो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे दे सकते हो? उसका मैग्नीट्यूड हम दे सकते हैं दोनों के द्रव्यमान को अगर आप प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दो वो, और अगर दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डी मान लो सपोज, इसका स्क्वायर कर दे, तो एफ जो है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबवत होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डी स्क्वायर यानी कि दोनों के सेंटर और सेंटर के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट? कि आपके पास यूनिवर्स में ये इस जी की वैल्यू कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। चाहे दोनों के मासेस के बीच में एयर ले आओ, उसमें लिक्विड ले आओ, कोई और मीडियम ले आओ, ये दोनों के बीच की जो आपके पास अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? फोर्स का सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, ये तो हुई हमारी बात उसके फोर्स के एक्सप्रेशन की जो आपको मैग्नीट्यूड देगा। इसके अलावा देखो ध्यान से सुनना, ये आपके पास जी की वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ एक्स वाई ग्रुप में पास्ट ईयर में स्टीफेंस कांस्टेंट, और ये आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू आती है ये भी डायरेक्टली पूछी हुई है। तो आपके पास इसकी चाहे वो वैल्यू हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, या यूनिट हो या डायमेंशन हो, हर चीज ध्यान से समझनी। ठीक है, और साथ साथ रिवाइज करनी है ताकि आपको दोबारा दोबारा एक चीज पे ना आना पड़े। तो देखो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू आपके पास होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -7। रही बात यूनिट की, यूनिट देखो अभी बना लेते हैं, यूनिट का क्या है देखो, m1 m2 d स्क्वायर, d इज डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, तो ये इधर चला जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर, नीचे m1 और m2 का प्रोडक्ट। तो g की यूनिट क्या आ गई? g की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी से डायमेंशन भी निकाल सकते हो। देखो डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएगी? एल स्क्वायर और फोर्स की m l t - 2 और नीचे आ जाएगी m स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा m - 1 L3
t-2, है ना बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा उसकी डायमेंशन, ये पूछी हुई है तो हमने ध्यान रखनी है पास्ट ईयर पेपर्स में, ग्रेविटेशन की कांस्टेंट की वैल्यू भी, ये भी, उसकी यूनिट भी, ये ऐसा यूनिट है, और ये किस में है आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास सीजीएस यूनिट में, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। और जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, -1 3 -2, आई मीन बाय डायमेंशन, ये विमाएं जो आपको दे रखी है -1 3 -2, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास ग्रेविटी, ये टॉपिक आपके पास ध्यान से समझना इसको, ये ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में एक सिर्फ सिंपल सा फर्क होता है, अगर मैं कहूँ तो ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन है, पर वो ग्रेविटेशन फोर्स है जो एक प्लैनेट यानी कि अर्थ और उसके आसपास जो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है, यानी कि कोई भी मास जो उसके सरफेस पे है या उसके आसपास है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगी उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आई? ये आपके पास क्या है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एक्सर्ट की जाती है किससे, अर्थ से, कहाँ, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और फिर ऑन अ बॉडी जो या तो इसके ऊपर हो या इसके सरफेस के आसपास हो। सिर्फ ये स्पेशल केस है आपके पास किसका, ग्रेविटेशन का, इसे हम अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं, ठीक है, इसे अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं। देखो अगर सपोज छोटा सा ये हमारा, हम मान के चलते हैं केस एक अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहूँ इन दोनों के बीच में ग्रेविटी लग रही है, लगेगी बिल्कुल, एक अर्थ है और दूसरा बॉडी है, तो कैसे ग्रेविटी निकालते हैं, पहले ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन वाले ही ले लेते हैं, क्या आएगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये छोटू सा मास, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये आपके पास है आर, क्योंकि वो तो बिल्कुल सरफेस पे ही है ना, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। एक और बात, अगर ये अर्थ के सरफेस पे है तो क्या ये टुवर्ड्स इट्स सेंटर, एक और फोर्स जिसको हम बोलते हैं वेट, वेट बोलते हैं ना, मैं खड़ी हूं अभी तो मेरा आपके पास एक फोर्स वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो जी है, जो हमारे पास कोई भी बॉडी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर हो या उसके पास हो, अगर उसे गिराएंगे, सपोज इसको भी गिराते हैं, तो ये किससे गिरी है, ये जी एक्सेलरेशन से गिर रही है, ठीक है। तो उसी को अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से जो आपके पास त्वरण होगा वो, और हम मल्टीप्लाई कर दें द्रव्यमान को जिस चीज पे वो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं वेट, और इसको भी आप ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हो, खिंचाव कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण का, जो पृथ्वी लगा रही है हमारे ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से एम जी, ये वही वाला एम है जो आपके पास आपने अर्थ पे रखा हुआ है, ये वाला, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस ऑफ अर्थ पे वैलिड होगा, कैसे, क्यों अंदर वैलिड नहीं होगा, अगर मैं आपसे पूछूं जी की वैल्यू, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितनी होती है, सोचो कितनी होती है, ये होती है आपके पास 0, है ना, 0 होगी, और अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ पे आर की वैल्यू लेके चलूं तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे लेके चलूं तो आर तो 0 हो गया ना अर्थ के सेंटर पे, और आप कह रहे हो जी की वैल्यू जी एम ई बाय आर स्क्वायर, अगर ये 0 हो जाता है तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इनफाइनाइट, बट ऐसा तो होता नहीं, नहीं होता ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास लिखा हुआ हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आता है मास कांस्टेंट हो, अगर मैं अर्थ का मास पूरा का पूरा बोल उसको अर्थ को कांस्टेंट मान रही हूं, तब आपके पास जो जी की डिपेंडेंस आएगी आर से वो कैसी होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। ये अच्छे से नोट करके रखना है, ये फॉर्मूला आपके पास इनसाइड द अर्थ वैलिड नहीं है, ये हम करेंगे कि कौन सा वैलिड है, पर ये वाला वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में जो हमारे पास रह गया, ये हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी, अभी हमने देखा कि वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, यानी कि इसको भी हम क्या बोल सकते हैं सिंपलेस्ट वे में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसको, एम जी को, है ना।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक्सेलरेशन है, देखो जी को कभी भी नहीं कर लेना, ये जी कुछ नहीं है, ये तो एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो फोर्स हो ही नहीं सकती, ये फोर्स है, ये फोर्स है, इसकी वैल्यू आती है न्यूटन में, ठीक है। अब आपके पास डायमेंशन क्या आ जाएगी, जी की, ये छोटे जी की, उसकी अगर पूछोगे ग्रेविटी की तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यही है mlt-2, ये फोर्स है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की lt-2, lt-2, है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड करते हैं, देखो इसको भी ध्यान से समझना है, इसकी डेफिनेशन वगैरह हमने बहुत पढ़ी हुई है, आपको सिर्फ समझना है ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, ठीक है। सपोज करो आप जिस रूम में बैठे हुए हो, उधर चारों तरफ आप एक मास हो और आपके अराउंड सराउंडिंग एक फील्ड जनरेट है, ठीक है। और वो फील्ड कौन महसूस करेगा, जो आपकी फील्ड में आएगा। सपोज दरवाजा खोल के आपके रूम में कोई पॉइंट मास आया, पॉइंट मास मान लेते हैं एंट, ठीक है, एंट, या फिर आपके पास चलो रैट मान ले, वो रैट आया, और अगर मेरी फील्ड बहुत पावरफुल है, देखो अभी हम तो छोटे छोटे मासेस लेके चल रहे हैं, जब एक बहुत बड़े मैसिव मास लेके चलोगे, बहुत हैवी आप मासेस लेके चलोगे, तब आपके पास वो रैट आए और उस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है उसमें आके वो अट्रैक्शन फील करे, तो वो आपको बताएगा, वो छोटा सा मास जो है वो बताएगा कि फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है। वो फील्ड सराउंडिंग तो फील्ड है, ठीक है, जैसे अगर कोई मैसिव सा आपके पास मास है, उसके अराउंड जहां पे वो एक और मास आएगा तो उसे अट्रैक्शन फील होएगी, तो वो तो सराउंडिंग, तो उसकी स्पेस जो है वो क्या है, फील्ड। और अगर आपको इंटेंसिटी देखनी है तो वो पॉइंट मास उस फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो होगी उसकी इंटेंसिटी, वो होगी, तो वो स्ट्रेंथ बताएगा कि कितना फील कर रहा हो वो, ठीक है। तो देखो अगर ये बड़ा सा मास है, इसमें छोटा सा पॉइंट मास आता है, इसके सराउंडिंग में सारी जगह इसकी फील्ड है, ठीक है। और अब ये जो फील्ड एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ये फील्ड एक्सपीरियंस कर पा रहा है, ये आपको बताएगा कि कितनी इंटेंसिटी है इस फील्ड की। तो क्या लिखे, इंटेंसिटी क्या हुई, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉइंट मास, है ना। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ऐसा है और मेरा मास ये बड़े वाला m था, तो मैं क्या लिखूं, g mm/r² इंटू m, तो ये क्या आ गया, ये इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कभी भी वो पॉइंट मास पे डिपेंड नहीं करेगी जिसको आपने भेजा है उसकी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए, सिर्फ उस पे फर्क पड़ेगा जो आपके पास जिस मैसिव बॉडी की आप ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहे हो। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर उन्होंने जी की वैल्यू ना पूछी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इंटेंसिटी की भी पूछे, इंटेंसिटी की भी पूछे, यानी कि आपके पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता भी पूछे, तो तीव्रता भी सेम डायमेंशन आएगी जो जी की आई थी, क्योंकि gm/r² ही आ रहा है ये भी, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, lt-2। ऐसा यूनिट अगर इसमें पूछे तो न्यूटन पर केजी, ये मास है, न्यूटन पर केजी, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड देख रहे हो आप, उसकी इंटेंसिटी देख रहे हो, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है कि किस तरफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की क्षमता, पोटेंशियल। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें हमने करना है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो क्षमता है किसी भी पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे, ये पॉइंट पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड में एक और कोई बड़ा सा मास है, उसकी फील्ड है आसपास, ये मैंने ग्रेविटेशन फील्ड बना दी, ठीक है। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में इसके इक्वल होगी, किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसके इक्वल होगी जितना मैं वर्क डन करूं एक पॉइंट चार्ज को, ये हमारे पास मास है, कोई भी पॉइंट, मुझे नहीं पता कहाँ है, इन्फिनिटी से मैं कहूँ इसको इस पॉइंट तक लेके आओ, तो इस मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना ग्रेविटेशन फील्ड में, इसी को आप क्या बोलोगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्षमता। वही लिखी हुई है कि एक पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड में वो वर्क डन जो आपने एक छोटे से मास पे, कोई भी मास पे किया है, कहाँ से लाने में, इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वही आपके पास क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसे लिखोगे कैसे, इसको हम लिखते हैं सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन वाइज, वर्क डन बाय मास। दूसरा अगर आप इसको फोर्स से अगर देखोगे, फोर्स के फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं, तो फोर्स आपके पास और ये पोटेंशियल में, या आपके पास वो जो हमने देखा था अभी इंटेंसिटी और पोटेंशियल में, ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो इसका फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, gm/r, ये भी फॉर्मूला इसका है पोटेंशियल, बस मास कौन सा आएगा, मास ऑफ प्लैनेट, या फिर मास जिसकी वजह से
फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। और एक सिंगल मास आएगा, देखो ध्यान रखना, ये वो वाला मास है आपके पास, सिंगल मास है, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, जिसका ग्रेविटेशन पुल देख रहे हैं। देखो एट अ पॉइंट बाय कैरिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो ड्यू टू मास m की वजह से जो आपके पास, इसको डिवाइड कर रहे हो देखो m से, तो आपके पास दूसरा जिसमें फील्ड आ रही है, जिस ग्रेविटेशन फील्ड आ रही है जिस मास की वजह से, वो लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट यहीं से देखो भाई, जूल पर केजी, जूल पर केजी। और डायमेंशन क्या आ जाएगी, L2 T-2, ये हम वर्कआउट कर रखे, नहीं तो ये लो यहीं से देख लेते हैं, ML2 T-2 और ये m से m कैंसिल। अच्छा ये देखो यहाँ पे जहाँ पे भी ये r की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि बहुत दूर आपने रेडियस ले लिया, मतलब जो पॉइंट है वो बहुत दूर ले लिया है जहाँ से आपको लेके आना है, डिस्टेंस जिसकी आप बात कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे कि r इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। एक फील्ड की लिमिट होती है ना, तो आपके पास अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे लोगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। वो कैसे वैरी कर रहा है, 1/r से, r इंफिनिटी b 0। नेक्स्ट देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। देखो ध्यान रखना है आपके पास पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में जहां पे भी हो, इसी में नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हो, वहां पे अगर एक मास आ रहा होता है पोटेंशियल में, कि आप एक मास को लेके आ रहे हो ग्रेविटेशन फील्ड में फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वो बॉडी, कोई भी बॉडी जिसको मैंने काम दिया है, वो क्या कर रही है, दो बॉडीज को जिसका मास m1 और m2 है, इस सिस्टम को असेंबल कर रही है किसी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो जितना वर्क डन उसने करा है वही उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जिस बॉडी ने इन दोनों सिस्टम को म्यूचुअली लेके आया है इस डिस्टेंस पे, तो वो क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है देखो आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट, जो भी आप लेके चल रहे हो, इज इक्वल टू द वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो ये वर्क डन ले ले हम, असेंबलिंग द चार्जेस, लेट्स से डिस्टेंस हम ले लेते हैं r इन दोनों के बीच में, तो वो आपके पास जो वर्क कर रहा है इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए इन्फिनिटी से इस प्रेजेंट स्टेट के लिए, प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जहां पे पहले आपके पास मास जो था वो एक ही था, अब दोनों मास आएंगे mb और mb, और नीचे डिपेंडेंस दोबारा से r की, तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आएगा, एक मास और आ जाएगा, क्योंकि अब आप सिस्टम को असेंबल कर रहे हो, एक मास को नहीं लेके आ रहे हो ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। और अगर ये अर्थ की तरफ से है तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ आ जाएगा और रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर है उसके अर्थ के सरफेस, ठीक है। आगे कैप्लर्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ग्रहों की गति के कैप्लर के नियम। कैप्लर ने 3 लॉज दिए आपको ग्रेविटेशन में, ताकि आप समझ सको कि कैसे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह मूव करते हुए दिखाई देते हैं। देखो फर्स्ट लॉ है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि कक्षों कम नियम अगर हम बोले तो। देखो अगर मैं बोलूं कि एक प्लैनेट मूव कर रही है, ये हमारे पास है सन, तो कहते हैं कि प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी, और ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी जिसको अगर मैं देखूं तो इसके 2 फोकाई होते हैं, देखो इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, ऐसे एक यहाँ हो सकता है और एक यहाँ हो सकता है। हम कह रहे हैं मेरी प्लैनेट ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी जिसके एक फोकाई पर सन है, ये कैप्लर की फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, समझ में? तो ऑर्बिट इलिप्टिकल होते हैं और हमारे पास जो सन होता है वो एक फोकस पे प्रेजेंट होता है। अब वो कहाँ, यहाँ पे से आप देखोगे तो दूसरे फोकस पे, वहां से देखेंगे तो पहले फोकस पे जो आपके पास हो, ठीक है, वो तो ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अगला देखिए, अगले में हम बात करते हैं, अगला आपके पास होता है लॉ ऑफ, वन सेकेंड, अगला आपके पास होता है लॉ ऑफ एरियाज। क्या होता है, लॉ ऑफ एरियाज। अब इसमें देखो क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं अगर मेरी प्लैनेट इनिशियली यहाँ थी, ठीक है, मैंने एक टाइम पे इनिशियली प्लैनेट यहाँ ली और 6 मंथ्स का टाइम दिया, 6 मंथ्स में मेरी प्लैनेट यहाँ पहुंच गई, और इसने सन को ऐसे मान के यहाँ से ये जो एरिया स्वीप आउट करा है, ये जो एरिया स्वीप आउट करा है, सेक्टर वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया इक्वल होगा कब, किसके इक्वल, जब मैं
इसी प्लैनेट को कहीं और किसी और पोजीशन पे सेम टाइम में 6 मंथ्स में ही उसी ऑर्बिट में देखूं और तब आपके पास ये एरिया बनाऊं सन से, ये दोनों एरिया क्या होंगे, ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे। लेट्स से ये A1 और ये A2, तो ये A1 किसके इक्वल होगा, A2 के इक्वल होगा, ठीक है। और रादर से dA1 यानी कि चेंज इन दिस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम वुड बी सेम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियाज आर सेम व्हेन वी आर टेकिंग द सेम टाइम। अंडरस्टूड? इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोलते हैं एरियल वेलोसिटीज आर इक्वल, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, आर इक्वल। एक कंजर्वेशन पूछते हैं, ध्यान से देखना इसको बच्चों, इसमें एक कंजर्वेशन पूछते हैं कि कौन सी कंजर्वेशन लगी हुई है इसमें आपके पास, जिसके हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक आपके पास दिखाई भी दे रहा होगा एंगुलर समथिंग, कुछ हम लेके चल रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन है, पर कैसे, मास तो चेंज नहीं हो रहा ना, प्लैनेट का मास तो सेम है, कुछ नहीं चेंज हो रहा। आपको याद हो तो हमने एंगुलर मोमेंटम को हम mvr भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मास कांस्टेंट है। मैं कह रही हूँ एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन लग रही है, तो L क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, तो L कांस्टेंट है, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, M की वैल्यू भी कांस्टेंट है, बचा कौन, V और R, है ना। तो अगर V और R बचे तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जब प्लेनेट होगी इसका सन से डिस्टेंस कितना है, कम, R क्या है, स्मॉल, और आपको दिख रहा है यहाँ से अगर L कांस्टेंट है, L/m ये भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, यानी कि V और R क्या है, कांस्टेंट, और अगर V R कांस्टेंट है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो R की वैल्यू छोटी, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी ज्यादा, V लार्ज। ऐसे यहाँ पे देखें तो ये देखो R की वैल्यू बड़ी, बिग, और यहाँ पे V की वेलोसिटी स्मॉल, ठीक है। या फिर ये देखो ये हमारा सन है, यहाँ पे प्रिंसिपल की तरह से एक्ट करो, यहाँ कॉरिडोर में आप घूम रहे हो, फटाफट भाग के जाओगे, पर अब कोई नहीं है, आराम से कॉरिडोर में धीरे धीरे आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डेंस में है, ये एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के अकॉर्डेंस में है, सेकंड कैपिलर्स लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरियाज, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान से। और याद क्या रखना है, आपको समझ आ गया होगा ये हमने सारा का सारा, अगर अभी भी नहीं आया तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझो, दोबारा आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये है स्मॉल। अगला देखो थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका प्लैनेट ये पूरा एक यहाँ पे ये रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है टाइम t में, तो ये टाइम t और आपके पास सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस इलिप्स देखा ना, इलिप्स में कॉनिक सेक्शन में आप लोग पढ़ते हो, सपोज ये मेरा इलिप्स है और ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्या होती है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को क्या लिखते हैं, 2a, हाफ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ये लिखते हैं। अगर आप यहीं पर ये सन को देखोगे, सन को देखोगे, यहाँ पे मान लो ये वाला डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ A1, ये वाला डिस्टेंस ले लेती हूँ A2, अगर मैं A1 प्लस A2/2 भी करूँ तो ये भी कुछ A के इक्वल आएगी, मेरे इलिप्टिकल की सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल। कई बारी क्वेश्चंस में आपको दे रखा होता है मीन डिस्टेंसेस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन, ये जैसे ये निकाला है A1 प्लस A2/2, या कई बार आपको डायरेक्टली बोल रखा होता है कि बताओ ये ऐसा ऑर्बिट है और इसके सेमी मेजर एक्सिस A है, तो रिलेशन क्या होगा टाइम पीरियड से, किसके टाइम पीरियड से, प्लैनेट के, पूरा एक रेवोल्यूशन खत्म करने के लिए। तो देखो क्या होगा, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये आपके पास है थर्ड लो। तो t का स्क्वायर और a का क्यूब, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t1/t2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो t1 के आगे कौन आएगा, a1 और a2, इसका आएगा आपके पास क्यूब और इसका आएगा स्क्वायर, ठीक है। कभी दो प्लैनेट दे रखे हो और दो सेमी मेजर एक्सिस दे रखे हो तब। अगला सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट हमें पता है दो टाइप की होंगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कौन होता है सैटेलाइट, सैटेलाइट या उपग्रह है वो बॉडी होती है जो रिवॉल्व कर रही है कॉन्टिन्यूसली एक ऑर्बिट में, कक्ष में, कहाँ पे, अराउंड अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी,
बहुत बड़ी मैसिव बॉडी के अराउंड जब कोई आपके पास बॉडी रिवॉल्व कर रही हो एक ऑर्बिट में, उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। दो तरह की होती है, नेचुरल सैटेलाइट जो जैसे कि हमारे अर्थ की है मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ह्यूमन ने मैन मेड है और हमने उसे ऑर्बिट में मूव करवाया है, जैसे कि स्पुतनिक 1, ये आपके पास फर्स्ट सैटेलाइट गई थी स्पेस में, ठीक है, ये आर्टिफिशियल। अब देखो इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ना क्या है, हमारे पास जो काम की चीजें हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। कितनी देनी है आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी से आप ये समझते हैं वो मिनिमम वेलोसिटी जो मैं अगर सैटेलाइट को दूं अर्थ से, कि वो इतनी वेलोसिटी दे दूं कि अब वो क्या करे, वो ऑर्बिट में मूव करने लग जाए, वापस से अर्थ पे ना आए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी वी ऑर्बिटल। जैसे ये मूव कर रही है तो इसके आपके पास ये क्या होगी, वी ऑर्बिटल मूव करे जा रही है, ठीक है। अब आपके पास देखो एक बात सुनना, यहाँ पे वी ऑर्बिटल की वैल्यू बहुत आसान होती है। आपको पता है कि ये सैटेलाइट है, तो टुवर्ड्स द सेंटर अगर आप देखोगे इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, है ना। और अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारे पास आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक और एक आपके पास हाइट की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें आती है, वो तो चलो हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। वी नॉट की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसकी जो आपके पास इस पे फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही होगी, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर लग रही है ना, ये लग रही है। और ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं जी एम एम, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बाय आर, जहाँ पे आर क्या है बेटा, देखो आर आपके पास है यहाँ पे ये, यानी कि एक आर ये और एक आपके पास हाइट आर प्लस एच, इन शॉर्ट आर प्लस एच, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास है आर प्लस एच, ये अर्थ है ना, अर्थ का आर और ये ऊपर एच, तो आर प्लस एच की वैल्यू क्या है, आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि ये सर्कुलर में हम मान के चले ऑन एन, मतलब कि आपके पास कोई मान के चलो कि क्लोजली हम कह सकते हैं कि ये किस में मूव कर रही है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे किसके इक्वल लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, सॉरी आर स्क्वायर आएगा, तो आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, कौन सा एम कैंसिल हुआ है, सैटेलाइट वाला एम कैंसिल हुआ है, मास कौन सा कैंसिल हुआ है, सैटेलाइट वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी जी एम बाय आर का अंडर रूट, ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी, बस सिंपल सी, वी नॉट इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर। अगर क्लोज टू द अर्थ मानते हो, क्लोज टू द अर्थ के लिए आपके पास यही वैल्यू क्या आ जाती है, जी आर, जी आर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास 7.92 कुछ आ जाती है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो अगला करते हैं, ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। देखो टोटल एनर्जी में अभी मैं बता रही थी आपको, जब भी कोई सैटेलाइट मूव कर रही होती है तो उसमें दो एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एक पोटेंशियल। कैसे, देखो काइनेटिक और पोटेंशियल, ये मूव कर रही है तो वेलोसिटी की वजह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये किसी हाइट पे है, एच हाइट पे है, आर यानी कि आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट पे है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना। और अभी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए हो, और अगर आप मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो उसमें जो वी नोट है वो कौन है, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों को, जब आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या लिख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है हमेशा हमारे पास, तो हाफ जी एम एम बाय आर, ये कहाँ से आई है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, आप देख सकते हो अभी हम फाइंड आउट करके आए हैं, वी नॉट की वैल्यू रूट जी एम बाय आर, तो ई के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय आर, आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ हाफ जी एम एम बाय आर। जब भी कोई बाउंड सिस्टम होता है तो उसमें आपके पास एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। एक इसकी टर्म होती है रिलेटेड बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी देखो क्या होता है, वो एनर्जी जो मैं किसी सैटेलाइट को दे दूं जिसकी वजह से वो जहाँ पे बाउंड है, जिसके अट्रैक्शन में वहां से हट जाए, यानी कि एस्केप कर जाए, वो एनर्जी, तो उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और वो बिल्कुल अगर मैं इतनी दे दूं एनर्जी उसको, जो प्लैनेट मूव कर रही है अराउंड किसी के भी, आपके पास वो सैटेलाइट मूव कर रही है अराउंड किसी भी प्लैनेट के,
तो आपके पास वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी, जिसको अगर मैं दे दूं तो वो क्या कर देगी, उससे एस्केप कर जाएगी जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रही है। और वो किसके इक्वल होती है, वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि अगर इसकी बात करूं तो हाफ GMM बाय आर, ये बाइंडिंग एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, देखो अभी तक हमने ऑर्बिट में मूव करवाया था, अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो सैटेलाइट है वो एस्केप कर जाए, मेरे अर्थ के ऑर्बिट में ना रहे। तो अगर वो एस्केप कर जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं जो आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, एक वे ये है एस्केप वेलोसिटी निकालने का कि आपके पास टोटल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। टोटल एनर्जी जो है बाइंडिंग, जो बाइंड करके बाउंड सिस्टम में है, वो जीरो हो जाए। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी किसका सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हमारे पास आ जाएगी हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू GMM बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाए, तो इधर से आपके पास देखो v की सिंपली वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये कैंसिल आउट 2GM बाय आर। और अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है, और यही आपके पास एक्स्ट्रा दिखाते हैं। देखो v ऑर्बिटल होती है GM बाय आर, और v एस्केप होती है GM 2GM बाय आर। और क्लोज टू द अर्थ जब हम मिनिमम लेके चलते हैं तो ये होती है √GR, और ये क्या होती है √2GR, ठीक है, √2GR। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसकी होती है आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत अच्छी सी सैटेलाइट है ये। जियो यानी कि आपके पास जियोग्राफिकली अर्थ के सैटेलाइट, अर्थ के हमारे पास सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट है जो कि अर्थ के पोजीशन रिलेटिवली मैं देखूं वो हमेशा कांस्टेंट मतलब स्टेशनरी रहेगी। क्या कहेंगे उसको, रेस्ट पे रहेगी, मेरे हिसाब से चल रही है पर फिर भी रेस्ट पे रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसे चलेंगे, ऐसे साथ 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 साथ। तो जब भी कोई आपका दोस्त है, आप हो साइकिल पे चल रहे हो, दोनों साथ साथ चल रहे हो, तो अगर रिलेटिवली आप देखोगे तो रिलेटिवली आप क्या होगे, सेम प्लेस पे, है ना, एक साथ। तो इसलिए जियो स्टेशनरी। भूमि स्थिर, इसको हम भूस्थिर उपग्रह भी बोलते हैं। तो एक ऐसी सैटेलाइट जो हमेशा एक फिक्स्ड पोजीशन पे नजर आए, एक डेफिनेट हाइट पे नजर आए जब भी मैं देखूं अर्थ के विद रिस्पेक्ट में, और ऐसा तभी होगा जब आपके पास वो जो होगी वो सिंक्रोनाइज्ड होगी अर्थ के मोशन के साथ। तभी इसका नाम एक और भी है, देखो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, क्योंकि इसकी जो एंगुलर स्पीड, ये वाली भी रोटेशन वाली एंगुलर स्पीड क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है विद द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन देखो, हमारा कितना है अर्थ का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, आपके पास ऐसा ही होना चाहिए जो अर्थ का अबाउट इट्स एक्सिस है। आपके पास पता है कि कैसे होता है अर्थ का अबाउट इट्स एक्सिस, 24 आवर्स। तो इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, 24 आवर्स। इट शुड बी एट अ हाइट, हाइट कैसे होती है 36,000 किलोमीटर, कहाँ, अबव द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। इसके सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम होगी, जैसे आपके पास सेंस ऑफ रोटेशन किसकी है, अर्थ की है, कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसकी सेंस ऑफ रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट, और किस स्पीड से मूव करती है, विद ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका ऑर्बिट कंसेंट्रिक भी होगा, कंसेंट्रिक मतलब सपोज ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो आपके पास ये कंसेंट्रिक भी होगा, कोप्लेनर भी होगा, प्लेन भी सेम होगा, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चंस, लेट्स सी क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ना और कोशिश करना कि आपके पास पहले ही अटेम्प्ट में हो जाए, जिसकी भी आपके पास जैसे भी नॉलेज है फटाफट से इसे अप्लाई करके देखना है और पक्का करके देखना है। रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट्स आर रिस्पेक्टिवली एज 1:4, यानी कि R1 बाय R2 का रेशियो क्या है, 1/4। रेशियो ऑफ द डेंसिटीज, डेंसिटीज कितना है, ρ1 by ρ2 is equals to 1/2. Then find the angle ratio of acceleration due to gravity at their surfaces. सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू आपको बतानी है एट देयर सरफेसेस। देखो जब भी आपके पास रो का रिलेशन दे दे, यानी कि डेंसिटी का रिलेशन दे दे, तो आप ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था, मैं अभी बताऊंगी कि अगर सरफेस पे बात करते हो या फिर आप मास कांस्टेंट लेके बात करते हो
तब तो आपके पास जी की वेरिएशन कैसे आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, जी एम बाय आर स्क्वायर। पर अगर डेंसिटी कांस्टेंट आ जाए जो कि हम अंदर लेके चलते हैं इनसाइड, तो आपके पास देखो क्या फॉर्मूला आएगा, तो आपके पास जी का रिलेशन आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आप थोड़ा सा देख सकते हो कि जैसे ही आर जीरो होगी जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहाँ, जहाँ पे रो कांस्टेंट यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट दी हो। और क्या रिलेशन आता है इसका, इसका रिलेशन आता है 4/3 पाई रो जी आर। ये रिलेशन है पूरा कंप्लीट। आप कर भी सकते हो, फिगर आउट कर लेना, इसको मान लेना 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम है, ये रो है, और आप मास को रिप्लेस कर दो यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को अगर आप यहाँ से निकाल लोगे रो इंटू वी 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो अब देखो जी की वैल्यू निकालनी है, G1 बाय G2 दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, आर से, तो ये R1 से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रो से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, G1 बाय G2 का रेशियो आ जाएगा आपके पास 1/8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। बस ये क्वेश्चन था, ठीक है, और ये आया हुआ है पास्ट ईयर में, आप ध्यान से इसको समझ। नेक्स्ट करते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस बाय 2/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, क्या करा है, रेडियस की वैल्यू 2/3 कर दी इनिशियल रेडियस। ठीक है, आपके पास मास को कांस्टेंट रखना है, ये क्रूशियल पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, मास कांस्टेंट होगा तो आपके पास रिलेशन जी का कैसे आता है, 1/r², क्योंकि जब आप अर्थ को इनसाइड या फिर रो कांस्टेंट लेके चलते हो तो उसका मतलब है कि आपके पास अब अर्थ कहीं पूरी कुछ और है, और डेंसिटी कांस्टेंट इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि आपके पास ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट के लिए यहाँ पे सपोज निकालना है मैंने अर्थ के अंदर इनसाइड, तो मैं इस पॉइंट पे ले ही नहीं सकती कि मास कांस्टेंट हो, तो इसलिए हम डेंसिटी कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, चलो अभी तो मास कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, बस बताना है, ये जी की वैल्यू, नया वाला आर आपको पता है, पुराने वाले आर को रिलेशन ये था, तो कर दो, कोई नहीं। ये क्या आ जाएगा, 2/3, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2/3 आर का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, नए वाला जी, ये आ जाएगा आपके पास 9/4 आर स्क्वायर। तो क्या रिलेशन बन जाएगा नए वाला, 9/4, तो आंसर आ जाएगा 9/4। ठीक है, वो पुराना रिलेशन था, नए वाला रिलेशन उसमें अगर आर स्क्वायर से वेरी कर रहा था, तो अब नए वाला आर पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 9/4 आर स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ, किस किस पे कौन सी वैल्यूज, ये फिजिकल क्वांटिटी मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, अभी देखा था हमने, वी एस्केप क्या आया था, 2gm/r, तो ये m है, ये मास ऑफ अर्थ है, तो करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ये भी आपके पास है Gm/r², तो ये भी आपके पास mr है, ये रहा देखो मास ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी आपके पास आई थी, ये -Gmm/r, तो आपके पास इवेंचुअली तीनों के तीनों डिपेंड करेंगे, है ना। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी, सब में आएगा मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, एस्केप स्पीड बतानी है। अभी तक आई थिंक हमने 2-3 बार इसको रिवाइज कर लिया है। तो एस्केप स्पीड आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी आती है, √2gm/r। कोई भी डाउट्स हो तो आप पीछे जा सकते हो, स्लाइड्स में देख सकते हो कि कैसे आई थी। आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको सारा का सारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको और भी कमी नजर आ रही हो तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लीडिंग, कीप लर्निंग।